हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर, जहां हम आपके लिए ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको उसका पार्ट 1 टॉपिक पढ़ाया था, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 हम शुरू करेंगे ओम के नियम से। यहाँ ओम का नियम आपको दिया गया है कि अगर सभी स्थितियाँ नियत रहे, नियत का मतलब समान, जैसे ताप, दाब, आर्द्र आदि, किसी चालक में वोल्टेज इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहाँ आपको दिया गया है कि वी अल्फा आई, ये वी अल्फा आई, इसका अल्फा का मतलब होता है बराबर। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, परंतु वोल्टेज घटने पर धारा भी घट जाएगी। यहाँ समानुपाती, ये ओम के नियम से आप सत्यापित कर सकते हैं। अब यहाँ V बराबर I इंटू आर, आप अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ एक डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ 3 सूत्र आपके बनते हैं ओम के नियम से। R का मतलब है प्रतिरोध, I का मतलब है धारा, V का मतलब विभवांतर। पहला सूत्र आपका होता है V बराबर I इंटू आर। दूसरा होता है आपका I बराबर V बटा R। तीसरा होता है आपका R बराबर V बटा I। इन तीनों सूत्रों से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ R नियतांक है जो उस चालक का प्रतिरोध है। R का मतलब मैंने अभी बताया प्रतिरोध। तो R का जो मात्रक होता है इसे ओम में नापा जाता है, ये ओम है, और इसको नापने के लिए ओम मीटर का हम प्रयोग करते हैं। ओम का नियम किस किस में लागू होता है ये जानना बहुत जरूरी है। पहला है प्रतिरोध, प्रतिरोध में ओम का नियम लागू होता है। संधारित्र, इसका नाम है कैपेसिटर। दूसरा है प्रेरक तत्व, पर यह ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम रेखे और दिशात्मक परिपथ में काम करता है, मतलब दोनों दिशाओं पर। ओम का नियम AC व DC दोनों पर काम करता है। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्टर करंट, जिसे आप DC कहते हो। AC के लिए सिर्फ R के स्थान पर प्रतिबाधा हो जाता है, यानी प्रतिबाधा, इसे एमिडेंस इंग्लिश में कहते हैं। ये ओम के नियम के आधार पर होता है। यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है। यहाँ 3 चीज़ों के बारे में संबंध बताए गए हैं, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। तो आपको नजर आ रहा होगा V बराबर I इंटू आर। जैसे जैसे इसमें परिपथ में आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी धारा बढ़ेगी, यानी ये दोनों समानुपाती होता है। जैसे वोल्टेज को कम करेंगे धारा भी कम हो जाएगी, परंतु वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे प्रतिरोध एकदम विपरीत हो जाता है, यानी जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये इसके विलोमानुपाती होता है। इसके बाद में है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस है। ये क्या होता है? पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, वो प्रतिरोध कहलाता है। इसका प्रतीक चिन्ह R होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतीक चिन्ह और मात्रक दोनों आपको याद होना चाहिए। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। ये आपको 4 प्रकार के प्रतिरोध अलग अलग कोड के होते हैं। ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है परिवर्तन प्रतिरोध, ये होता है नियत मान का प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार से। तो यहाँ प्रतिरोध के 4 प्रकार के प्रतिरोध आपको अलग अलग दिखाए गए हैं। इसके बाद में चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो चालक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है? पहला आता है आपका तापमान। जैसे प्रतिरोध का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो T बराबर R कह सकते हो आप। तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटाने से घट जाता है। तो ये जैसे जैसे इसका प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका तापमान भी बढ़ जाएगा। दूसरा आता है प्राकृतिक पदार्थ की प्राकृतिक, यानी जो आपका प्रतिरोध है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है या लोहे का है, उस पर यह निर्भर करता है। अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है।
इसके बाद में है लंबाई। देखो चालक की लंबाई कैसी होना चाहिए। चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घट जाता है। तो यहाँ आपका एक सूत्र दिया है R बराबर R अल्फा L। जैसे जैसे आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इस सूत्र के माध्यम से हम बता सकते हैं। इसके बाद में चौथा आता है अनुप्राप्त कटाक क्षेत्रफल, यानी चालक तार का जो भाग होता है, ये वाला भाग की बात कर रहा है। ये आकार में गोल होता है, तो ये इसका क्षेत्रफल होता है। जैसे जैसे अनुप्रयास कटाक क्षेत्रफल के घटाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है। तो आप इस सूत्र से आप पता लगा सकते हैं। तो R बराबर 1/A। ए का मतलब होता है इसका क्षेत्रफल, R का मतलब होता है प्रतिरोध। यह आपको एक प्रतिरोध दर्शाया गया है, ये इसका एरिया होता है, यानी इसका क्षेत्रफल होता है। अब इधर भी एरिया बराबर होता है, इधर भी बराबर होता है। ये नहीं कि ये इधर कम होता है इधर ज़्यादा होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो आप एक सूत्र के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं, R बराबर L/A। ये प्रतिरोध का नियम भी कहलाता है। जैसे जैसे चालक में लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल कम होता जाता है। तो यहाँ आप इसके द्वारा दर्शा सकते हो R बराबर L, ये तो समानुपाती हो गया। R बराबर 1/A, ये इसके विलोमानुपाती हो गया। इस सूत्र से आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यह आपको चिन्ह नजर आ रहा है, इसे रो कहा जाता है। ये चिन्ह अलग है, थोड़ा समझने की बात है। रो होता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध का चिन्ह होता है। इसे रो से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। देखो जो ओम मीटर होता है, ये मात्रक आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। यहाँ आपको सूत्र दिए गए हैं R बराबर रो L/A। तो इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, रो बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R × A/L। R यहाँ क्या है, प्रतिरोध है। ये क्या है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल है। L क्या है, चालक की लंबाई है। जब इसका मात्रक ज्ञात करेंगे तो ओम मीटर आ जाता है। इसके बाद में है चालकता यानी कंडक्टेंस। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है वह चालकता कहलाती है। यानी सुगमता, जैसे प्रतिरोध का काम क्या है, धारा का विरोध करना, तो ये धारा को प्रवाहित करा रहा है, एकदम प्रतिरोध का विलोम कह सकते हो आप। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, G। मात्रक क्या होता है, साइमन या मोह होता है। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता के वित अनुपाती होती है, यानी विलोम होती है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालकता घटती है। यह आपको सूत्र दिया गया है, G बराबर 1/R। G क्या है, यहाँ चालकता है, R क्या है, यहाँ प्रतिरोध है। चालकता की ऐसा ही मात्रक, अब चालकता का ऐसा ही मात्रक एकदम ओम का विपरीत होता है, या मोह या साइमन भी होता है। इसके बाद में विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता आपने पढ़ा है भाई, प्रतिरोध का विलोम चालकता है, तो विशिष्ट प्रतिरोधक जो होता है उसका भी विलोम होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम या व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपको इसका जो चिन्ह नजर आ रहा है इसे आप सिग्मा के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिग्मा से सूचित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। अब इसका मात्रक की हम बात करें, ऐसा ही मात्रक होता है, यहाँ 3-4 मात्रक हैं, परंतु आपको ये याद नहीं होगा। इसका होता है साइमन प्रति सेकंड। तो आप इसका भी साइमन प्रति सेकंड यानी मो प्रति सेकंड के नाम से भी आप जान सकते हो। इसके बाद में नोट में दिया गया है, अगर किसी चालक तार की लंबाई को ये x गुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुणा हो जाएगा, तथा अगर खींचकर x गुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध x वर्ग गुना हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा। आपने इस सूत्र को आपको समझना पड़ेगा, R बराबर L। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी दुगुना हो रहा है, परंतु यहाँ खींचकर तार को, खींचने का मतलब है तार का उसका जो कटाक क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, आधा रह गया। तो जब वो आधा हो जाता है, जैसे ये चालक तार है, अब इसकी लंबाई 5 मीटर है, खींचकर आपने 10 मीटर कर दी तो चालक प्रतिरोध तो बढ़ गया, परंतु इसका कटाक क्षेत्रफल क्या हो गया,
आधा रह गया, ए बराबर आधा हो गया। तो यहाँ वही बात अगर खींच कर x गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, 2 गुना हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रतिरोधों का समूह, यानी आपको प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना है ये जानना बहुत अति आवश्यक है। प्रतिरोधों को 2 तरीके से जोड़ सकते हो, ऐसे तो 3 होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा आता है आपका मिश्रित क्रम। यहाँ आपको 2 ही दिए गए हैं। प्रतिरोधों को 3 श्रेणियों में आप जोड़ सकते हैं, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। पहला आता है आपका श्रेणी समूह। ये श्रेणी समूह ये आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें प्रतिरोध 2 लगे हैं, R1 R2। यहाँ आप सप्लाई दे सकते हैं, बैटरी, सेल, कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें पहले प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध ये आपका प्लस और ये माइनस। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसका ये प्लस, ये माइनस, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ये क्रम आगे चलता रहता है। अगर आपने गलती से प्लस प्लस को जोड़ दिया, माइनस माइनस को जोड़ दिया तो ये परिपथ पूर्ण नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 प्रतिरोध है, आपने अगर कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, RT बराबर R1 प्लस R2। 3 भी जोड़ सकते हो आप, 4 भी जोड़ सकते हो। अब इस परिपथ की विशेषता जानना बहुत जरूरी है। इसमें धारा समान होती है, जैसे 5 एम्पेयर की है, 5 एम्पेयर की, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग वोल्टेज ये ड्रॉप करेंगे। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। धारा समान होती है तथा वोल्टेज अलग अलग होते हैं, ये ओम के नियम का अनुसार होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद में आता है दूसरा समांतर क्रम समूह। अब इसमें समांतर में आपने किस प्रकार जोड़ा है इन प्रतिरोधों को, वही 2 प्रतिरोध आपको नजर आ रहे होंगे, R1 R2। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ऐसे कैसे, ये प्लस है, ये माइनस। अब आपको जोड़ने का तरीका क्या है, का प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ना है और माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ना है। यह आपकी डीसी सप्लाई है, बैटरी या सेल, इसके द्वारा आपने सप्लाई दी है। तो ये कह रहा है इस समूह में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा तथा एक साथ तथा दूसरे सिरे के एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे माइनस माइनस और प्लस प्लस आपने कॉमन करके कनेक्ट कर दिया है। अब इसका कुल प्रतिरोध आपको किस सूत्र से निकालना है, ये दिया गया है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आगे बढ़ते जाते जैसे जैसे प्रतिरोध जोड़ेंगे इस प्रकार से। ये दूसरा है RT बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से सूत्र से आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब इसकी जो विशेषता की बात करें तो वही आपको कुछ नहीं करना है, श्रेणी क्रम का विलोम करना है। इसमें वोल्टेज समान होते हैं तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। इस प्रकार से ये इसकी मुख्य विशेषता होती हैं। अब इसके बाद में आपका आता है ईट स्टोन सेतु। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें 4 प्रतिरोध आपको लगाने पड़ते हैं, ये आपको दर्शाए गए हैं। इसके बाद में P, Q, R और S। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। बीच में आपको ये G, इसे कहते हैं गेल्विन मापी। ये आपकी करंट दर्शाते हैं। देखो ये एक अनुपात में होता है, ये इस प्रकार से अनुपात में होता है, P अनुपात Q और R अनुपात S। जैसे 1/10 तो ये भी 1/10 में होना चाहिए। अगर मान लो डिफरेंस है तो वह असंतुलित होएगा। अगर ये 1 अनुपात में है तो यहाँ गेल्विन मापी 0 एम्पेयर दर्शाएगी, जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी दर्शाएगी, 0। अगर वह अनुपात में नहीं है तो वह अलग दर्शाएगी। अगर गेल्विन मापी से प्रवाहित धारा का मान 0 है तो उसे संतुलित में होंगे। संतुलित का मतलब 1 अनुपात में होंगे। तो यहाँ आपको सूत्र दिया गया है P/R बराबर Q/S या P/Q R/S। अब इसमें क्या होता है, 3 का मान आपको दिया जाता है, 1 का मान आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको 1 का मान निकालना है। जैसे मान लो Q का मान निकालना है तो Q बराबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/S/R। तो इस प्रकार से 3 प्रतिरोधों को मान दिया जाता है और 1 का आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में पावर यानी शक्ति। पावर क्या होती है, एकांकी समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ये एकांकी समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। अब देखो शक्ति मशीन में भी होती है,
और इसके बाद में जो चलती है मशीन वो कितनी पावर निकाल रही है। इसके बाद में यहाँ सूत्र दिया गया है P बराबर V इंटू आई। तो ये DC के लिए, ये DC के लिए सूत्र हैं। और इसी प्रकार से हैं जैसे पावर है तो P बराबर I स्क्वायर R, यह I हैं आपके करंट हैं और R क्या है, आप प्रतिरोध हैं। उसी प्रकार से हैं अगर AC की बात करें हम, ये तो DC में चलता है, AC में P बराबर V इंटू आई। अब देखो इसके बाद में एक और चीज़ पीछे लगती है कोस थीटा, यानी जो पावर फैक्टर होता है वह भी AC पर लागू होता है। इस सूत्र से आप AC की पावर निकाल सकते हैं और इन दोनों सूत्रों से DC की पावर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में ये तीसरा सूत्र है आपका P बराबर V स्क्वायर बटा R। इसी सूत्र के द्वारा आप DC में पावर निकाल सकते हैं। इसके बाद में इसका SI मात्रक वाट होता है, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ आपको दिया गया है कि एक अशुद्ध शक्ति यानी HV को वाट में आपको बदलना पड़ेगा। तो यह है आपके ब्रिटिश प्रणाली में इसका मान होता है 746 वाट। अगर मीट्रिक की बात करें हम तो एक HV में जो वाट होते हैं 735.5 वाट होते हैं। इसके बाद में अशुद्ध शक्ति यानी HV में किलोवाट में संबंध, अगर मान लो आपको 1 किलोवाट है तो इसे HP में बदलेंगे तो ये होता है 1.34। यहाँ जिस प्रकार आप बदल सकते हो, जैसे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में जब आप वाट को बदलेंगे तो 1000 बटा, अब वाट कितने होते हैं 735.5, जब भाग देंगे आप तो ये आएगा 1.34। तो इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। इसके बाद में धारिता, इसे कहते हैं कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर आपने देखा होगा, इसका यूज आप सिंगल फेज की मोटर, आपके घरेलू कार्य में पंखे, इसके बाद में कूलर आदि में लगे होते हैं। इसका क्या काम होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। ये मतलब कहने का मतलब है कि आवेश को इकट्ठा करने के लिए कैपेसिटर बनाया गया है। यदि किसी चालक को क्यों आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है, देखो किसी भी चालक को आप आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ जाता है। देखो यहाँ एक ये C है, C आपको नज़र आ रहा होगा, ये कैपेसिटर के लिए होता है, इसका मात्रक फैराड होता है। जो आपको क्यों नज़र आ रहा है यह आवेश होता है और जो V नज़र आ रहा है ये विभव होता है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर में आवेश वोल्टेज दोनों होते हैं। अब इसका SI मात्रा की बात करें तो ये कैपेसिटर का यहाँ जो मात्रक होता है ये फैराड होता है, ये वोल्ट नहीं होता है। क्या होता है, फैराड। इसका जो मात्रक होता है ये फैराड होता है, कैपेसिटर का मात्रक फैराड होता है। ये एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि होती है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड, आपने देखा होगा जो उसमें कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड, 3.5 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, ऐसे लिखा होता है। माइक्रो का मतलब होता है -10⁻⁻⁶। ये आपको जानना जरूरी है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ते हैं तथा त्रिज्या घटाने से धारिता घटते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ जाता है, अगर आकार घटाएंगे तो उसका मान भी घट जाएगा। इसके बाद में गणना करने पर पृथ्वी की धारिता, ये आपको याद रखना है कि गणना करने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। ये होती 711 माइक्रोफैराड आता है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद में संधारित्र यानी कैपेसिटर, ये एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है, यानी ये आवेश को स्टोर करते हैं यानी एकत्रित करते हैं। संधारित्र AC और DC दोनों पर काम करता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। जो कैपेसिटर होता है ये किस पर काम करता है, ये AC और DC सप्लाई पर दोनों पर काम करता है। ये DC को रोकता है तथा AC को प्रभावित करता है, ये मुख्य बातें हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है, DC को तो ये रोकता है और AC को
प्रवाहित करता है। इसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र। देखो आपने प्रतिरोधों को जोड़ा है, उसी प्रकार से जो कैपेसिटर है इनको भी आप जोड़ सकते हो। इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से दूरी पर रखे जाते हैं। ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लेट है, यहाँ आपने सेल के द्वारा इसे सप्लाई दी गई है। ये कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह होता है। देखो सेल का इस प्रकार से होता है, काफ़ी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, ये सेल का होता है, जबकि ये किसका है, कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें और इसमें अंतर ये होता है, इसमें एक सिरा बड़ा होता है एक छोटा होता है सेल में, जबकि इसमें दोनों समान होते हैं। ये मुख्य अंतर है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद में कैपेसिटर विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा को संचित रखता है, यानी एकत्रित रखता है। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। ये कौन कौन से तथ्य हैं जिस पर ये निर्भर करता है। पहला है संधारित्र के सतहों का क्षेत्रफल, जो उसके दोनों, जैसे ये कैपेसिटर है इनका जो क्षेत्रफल है ये इस पर निर्भर करता है। दूसरा है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है दोनों प्लेटों के बीच के मध्यम पर, इसके बीच में जो आचालक होता है जैसे पेपर है, अब्रक हैं, इस पर भी ये निर्भर करता है। इसके बाद में संधारित्रों का समूह। अब ये कैपेसिटर को आपको कैसे जोड़ना है, ये इसी प्रकार से जैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं उसी प्रकार से इनको भी जोड़ना पड़ता है। इसमें है मुख्य रूप से संधारित्र को दो प्रकार से जोड़ते हो, श्रेणी क्रम और दूसरा आता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र से के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ये क्रम आगे भी जारी रहता है। 3, 4 आप कितनी भी कैपेसिटर लगा सकते हो। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ देखो C1, C2, C3 ये 3 कैपेसिटर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। अब यहाँ कुल आपसे कुल कैपेसिटर का मान पूछता है, तो आपका यहाँ सूत्र होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी क्रम में ये आगे चलता है। इस प्रकार के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होते हैं, परंतु धारा और वोल्टेज आवेश भी भिन्न होते हैं। इसके बाद में दूसरा समांतर क्रम। इस प्रकार के समूह में प्रत्येक कैपेसिटर या संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे आप प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है। यहाँ ये प्लस है, ये भी प्लस है दूसरा, और ये भी प्लस है, और इधर माइनस है, तीनों को कॉमन करके यहाँ कनेक्ट कर दिया और प्लस को इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया और यहाँ आपने सप्लाई दे दी। अब आपसे वह कुल कैपेसिटर का मान पूछता है। इसके लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना है CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह के समूह धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि वोल्टता समान होती है। इसमें धारा तो अलग अलग होती है और वोल्टेज समान होते हैं। इसके बाद में अगला धारा घनत्व। ये धारा घनत्व भी एक अच्छा टॉपिक है। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांकी क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक, ये इसका बीच का एरिया है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से धारा जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, परंतु इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगा। ये एक प्रकार की क्या है, धारा घनत्व सदिश राशि होती है। राशि मैंने पहले भी बता दिया, दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो ये है। इसके बाद में इसे जे से सूचित करते हैं, यानी जो जे होता है ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार से। अब इसका जो सूत्र होता है जे बराबर आई आपकी धारा है और इसका जो क्षेत्रफल है, तो इसको जे बराबर I/A। तो इसका जो मात्रक हुआ वह होता है एम्पियर। अब देखो क्षेत्रफल को किस में नापते हैं आप, मीटर स्क्वायर में, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक हो गया।
इसके बाद में विद्युत धारा के प्रकार। अब विद्युत धारा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहले आती है आपके डिस्क धारा यानी डीसी। अब डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत का मतलब समान रहता है उसे डिस्क धारा हम कहते हैं। अब डिस्क धारा आपको कहां से प्राप्त होती है? सेल, बैटरी, जनित्र आदि से प्राप्त होती है। अब इसका प्रयोग कहां होता है? सेल और बैटरी से आप प्रयोग कर सकते, तो इसका प्रयोग कहां होता है? पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोई भी धातु होती है, जैसे कोई भी धातु है, आयरन की है या चांदी की मान लो। अब इसमें आप सोने का लेप करेंगे तो ये बाहर का जो इसका जो आवरण है वह चमकने लग जाएगा, ये यानी इस पर लेप चढ़ा दिया आपने, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा आता है आर्क वेल्डिंग, जो आपने देखा होगा आर्क वेल्डिंग, जो वेल्डिंग होती है कोई भी धातु को जोड़ने के लिए, वहाँ भी डीसी का प्रयोग होता है। बैटरी चार्जिंग, आप बैटरी चार्ज करते हैं वहाँ भी डीसी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन में आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैसे घड़ी है उसमें सेल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आते हैं। इसके बाद में दूसरी आती है आपके प्रत्यावर्ती धारा, यानी जो एसी होती है, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है और इसका संचालन भी ज़्यादा होता है। अब एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं, यानी समय के साथ बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, जिसे हम एसी के नाम से जानते हैं। यह आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, इसे कहते हैं ज्या तरंग। क्या कहते हैं इसे? ज्या तरंग, साइन वेव। अब देखो यहाँ से धारा या वोल्टेज प्रवाहित होते हैं। यह आपका यहाँ का जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है और इसके बाद में पाई यहाँ 180 डिग्री का कोण हो जाता है। जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ 270 का कोण हो जाता है और यहाँ 360 डिग्री का कोण हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक धारा या वोल्टेज आती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कहते हैं एक चक्र। ऐसे कैसे आगे चलता रहता है और चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त होती हैं। अल्टरनेटर का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, उसे अल्टरनेटर कहते हैं। लेकिन आउटपुट में एसी निकालते हैं, अगर डीसी निकालेगी वो जनित्र होगा। इसके बाद में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी जानना जरूरी है। घरेलू उपयोग, घरेलू के लिए आप जैसे घर पर कोई भी पंखा, कूलर, फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि जलाते हैं तो वहाँ भी इसका आप एसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग में भी एसी का ज़्यादा प्रयोग होता है। तीसरा है प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों में प्रचालन में। देखो आपको अल्टरनेटर चलाना है तो एसी का प्रयोग होगा। इसके बाद में प्रकाश, जैसे आपको बल्ब चलाना है या ट्यूबलाइट, तो इसमें भी आप एसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपको समझना है कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। पहला है एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी में देखो डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्ज की सकते हैं। यानी जो विद्युत लेपन है, विद्युत लेपन यह होता है कि कोई भी धातु पर लेप चढ़ाया जाता है उसे विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद में बैटरी चार्ज आप डीसी से कर सकते हैं, एसी से नहीं कर सकते। दूसरा है एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का आस कम होता है। आस का मतलब है ऊर्जा इसमें कम होता है, जबकि डीसी में क्या है, डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का आस अधिक होता है। आपने देखा होगा ऊर्जा का जो आस होता है वो डीसी में अधिक होता है, जबकि एसी में कम होता है। इसीलिए हाई वोल्टेज के लिए एसी का संचालन अधिक होता है और डीसी का कम होता है। तीसरा है इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। एसी का जो परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं और डीसी का इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। ये मुख्य बात है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है इसकी आवृत्ति भारत देश में फिक्स है 50 हर्ट्ज होते हैं तथा इसमें परिवर्तन की छूट मात्र
प्लस और माइनस 3% तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। डीसी में डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होते हैं, हालांकि डीसी की आवृत्ति 100 भी होती है। 100 आपको बैटरी और इसमें सेल में देखने को मिलते हैं, जबकि जो जनित्र की आवृत्ति होती है वो 0 मानी जाती है। 5वां है, एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है, जबकि डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है, ये भी जानना आवश्यक है। 6वां है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अल्टरनेटर या वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इसमें एसी का मान 0 ज्ञात होता है। इधर डीसी के लिए चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एम्पीयर तथा वोल्टमीटर से डीसी मापा जा सकता है, जो इसका वास्तविक मान दर्शाता है। 7वां है, एसी को मापने के लिए तप्त तार यानी गर्म तार एम्पीयर का प्रयोग होता है, जो उसके RMS मान दर्शाता है। जो RMS मान होता है इसे निमी में वर्ग मध्य मूल मान भी कहते हैं, और इसका मान फिक्स होता है 0.707 होता है। इसके बाद में डीसी के लिए यहाँ एम्पीयर मीटर से डीसी मापा जा सकता है, जो इसका वास्तविक मान दर्शाता है। एम्पीयर मीटर से आप जब डीसी को नाप रहे हैं तो उसका वो वास्तविक मान दर्शाता है। 8वां है आपके, एसी को बैटरी में संचालित नहीं कर सकते हैं, डीसी को बैटरी को संचालित यानी एकत्रित कर सकते हैं। 9वां है, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ एसी ही सप्लाई होती है। डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते, कभी ट्रांसफार्मर में डीसी आप नहीं जोड़ सकते हैं। 10वां है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर यानी डायोड, जिसे डिस्टकारी कहते हैं, या रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है जो डीसी को एसी में बदलते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव। अब विद्युत धारा का प्रभाव आपको देखने को कहाँ मिलता है? पहला आता है ऊष्मीय प्रभाव। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, इसे विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? हीटर हैं, टंगस्टन का बल्ब हैं, गीजर हैं आदि में देखने को मिलते हैं। इसकी खोज जूल ने की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जूल ने। आपको याद रखना है कि ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की? जूल ने। यहाँ आपको सूत्र दिया गया है H बराबर I²RT। H क्या है? उत्पन्न ऊष्मा है जिसे आप जूल में नापते हैं। I क्या है? धारा है जिसे एम्पेयर में नापते हैं। R क्या है? प्रतिरोध जिसे ओम में नापते हैं। T क्या है? समय जिसे आप सेकंड में नापते हैं। इसके बाद में इसकी खोज जूल ने की थी, इसीलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिसने खोज की उसका नाम से भी उसे जाना जाता है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो ये इसका मान दिया गया है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 36 × 10⁵ जूल के बराबर होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है एक BTO किसके जूल के बराबर होती है? 36 × 10⁵ जूल के बराबर होती हैं। इसके बाद में उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से होते हैं? विद्युत प्रेस जो आप घरों पर यूज करते हैं। इसके बाद में हीटर जो आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में बल्ब हैं जो आपने देखा होगा, बल्ब 200 वाट 300 वाट टंगस्टन, आजकल तो LED चल गए हैं। इसके बाद में है विद्युत प्रेस। आपने देखा होगा ये विद्युत प्रेस नज़र आ रही है। इसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक सोल प्लेट एक एंड प्लेट। इसके बीच में अचालक के रूप में अभ्रक होता है, और अभ्रक का काम क्या है? अधिक तापमान को कंट्रोल करना, ताकि आप प्रेस करते समय कपड़ा न जले। इसके बाद में ये आपको 2 प्लेटें दी गई हैं, सोल प्लेट यहाँ, और नीचे वाला जो पत्ता होता है यह आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर अचालक इसमें बीच में नहीं लगाएंगे और इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए नाइक्रोम तार का आप यूज करते हैं। यहाँ दिया गया इसमें अभ्रक का इसमें अभ्रक का एक प्लेट होती है,
और अभ्रक की जो एक प्लेट होती है जो ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ये जानना जरूरी है कि जो अभ्रक होता है ये ऊष्मा का तो सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा अचालक है जो ऊष्मा का सुचालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है, वो होता है अभ्रक। आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला है जिस पर नाइक्रोम। अब नाइक्रोम एक प्रकार के मिश्र धातु होते हैं जिसमें निकिल जो होते हैं ये 80% होती है और जो क्रोमिनियम होते हैं ये 20% होते हैं। दोनों को मिलाकर नाइक्रोम धातु का निर्माण होता है कि एक कुंडली होते हैं, जब इससे विद्युत धारा प्रभावित की जाती हैं तो ये गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद में हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा उत्पन्न करते। तो दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये था पार्ट 2। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों आगे भी इसका पार्ट 3 आने वाला है जिसमें आगे हम आपको इस पूरी क्लास को कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आगे हम सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आगे की वीडियोस बनाने के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे भी इसी तरह की वीडियो में। टेक केयर।